हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ रहे थे हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर यानी हाइपर कॉन्जुगेटिंग के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उस पर देखेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को कैसे निकालते हैं। यानी कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करोगे तो यहाँ पे हम देखेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है, ये है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करेंगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे निकालते हैं एल्कीन के केस में हम देखेंगे इसमें। तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है, मैं बताया था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। और यही किसके होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। हीट ऑफ हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन एंड नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो कि हम प्रीवियस क्लास में बताया था। और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि स्टेबिलिटी का जस्ट रिवर्स हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो यदि हम बात करें तो अगर क्वेश्चन पूछता है विच हैज मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, अगर हम क्वेश्चन दें यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है, विच हैज मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, इथीन फर्स्ट है, इथीन दूसरा है प्रोपीन, तीसरा है सिस ब्यूटूइन एंड चौथा है ट्रांसब्यूटूइन। ठीक है बेटा, अब कह रहा है कि विच हैज मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब कैसे निकालोगे इस पे क्वेश्चन पे, तो मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे तुम ड्रॉ कर निकालोगे, तो देखो कैसे कंक्लूजन करोगे। इथीन है, इथीन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यानी कि इथीन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, H2C डबल बॉन्ड CH2। फिर उसके बाद क्या है, प्रोपीन है, यानी CH3CH डबल बॉन्ड CH2। फिर क्या है, सिस ब्यूटूइन है, यानी सिस ब्यूट, ये CH3 ये CH3 ये H और ये H, सिस ब्यूटूइन है। और फोर्थ क्या है बेटा, ट्रांस ब्यूटूइन है, यानी CH3C ठीक, ट्रांसब्यूटूइन है। अब कह रहा है कि इसमें मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे निकालोगे। ठीक है, मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करोगे तो मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जो एल्कीन क्या होगा, सबसे मोस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, यानी यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करोगे तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जिसका ज्यादा होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, नहीं मिनिमम होगा। ठीक है, विच हैज मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करोगे तो उसका क्या होगा बेटा, मिनिमम होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करोगे, यहां पे मैक्सिमम नहीं मिनिमम लिख दो, मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो जो स्टेबल होगा एल्कीन उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, सबसे कम। तो यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दो हाइड्रोजन लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होता है, लेस स्टेबल। यहाँ पे देखो CH2 ये कार्बन कार्बन डबल 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये इससे ज़्यादा स्टेबल। यहाँ पे देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्फा कार्बन 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन,
तो क्या हो गया बेटा 6 अल्फा हाइड्रोजन, यानी यहाँ 3 था, ये इससे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन यानी मोर स्टेबल। ये भी क्या है 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, 6 यहाँ, 3 यहाँ और यहाँ 0 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यानी यहाँ बात करोगे तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ पे देखो तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये किस फॉर्म में है, ट्रांसफॉर्म में है। तो ट्रांसफॉर्म मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सिस फॉर्म। दोनों के पास 6 हाइड्रोजन है, बट ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म, दैट इज व्हाई स्टेबिलिटी ऑफ दिस एल्कीन इज मोर देन सिस। तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम, यानी ऑप्शन क्या होगा, 4th इज करेक्ट। ठीक है बेटा। ठीक, ये हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और हैं। ये देखो यहाँ पे एक ये है, एक ये है, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। दिस इज थर्ड, ठीक है बेटा। अब कह रहा है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। दिस इज द कार्बोकेटाइन, ठीक है, ये कार्बोकेटाइन है। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, यहां पे देखोगे तो कार्बोकेटाइन की अगर स्टेबिलिटी की बात करोगे तो यहां पे क्या है बेटा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहां पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब देखो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, CH3, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, यानी कितने, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। देखो यहाँ पे इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, यानी 2, 4 और 3, यानी यहाँ पे क्या है 7 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये 2 और 5 और 2 से 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखोगे तो इस कार्बन पे क्या है, 1 अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बन पे +4, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। इस पर देखोगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, दिस इज द अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे कितने 4 अल्फा हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी, यानी सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, देन थर्ड हो जाएगा और देन सेकंड हो जाएगा। तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस कार्बोकेटाइन 1, 3 एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है बेटा। अगर हम बात करें विच वन इज मोर स्टेबल, ठीक है, विच वन इज द मोर स्टेबल की बात करोगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है और ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, कौन स्टेबल है बेटा इसमें, तो जिस पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे
जीरो अल्फा हाइड्रोजन है, यानी ये क्या होगा मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल। तो ये क्या हो गया मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल। ठीक है, ये मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल हुआ। तो इस तरह से देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से हम क्या कर सकते हैं स्टेबिलिटी को निकाल सकते हैं। सपोज करो ये है कार्बोकेटाइन, दूसरा कार्बोकेटाइन, तीसरा कार्बोकेटाइन, ठीक है, और ये कार्बोकेटाइन। ठीक है बेटा, अगर ये मान लो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4th हो गया, तीनों क्या है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहाँ पे देखोगे तो इस कार्बोकेटाइन से तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ये भी है। ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ये भी है। ठीक है, ये भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक, और ये भी क्या है बेटा ये भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, कैसे निकालोगे? तो सब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे देखोगे तो CH3 ग्रुप है, CH3 CH3, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखोगे तो CH3 3 3 6, यहाँ पे क्या है 2 हाइड्रोजन, 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखोगे 3 3 6 एक 7, ये वाला मिथाइल ग्रुप है तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुआ, दिस इज अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन नहीं होगा, ये बीटा कार्बन होगा इसके रिस्पेक्ट में। तो दिस इज अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे क्या है 1 हाइड्रोजन, इस अल्फा कार्बन पे 3 3 6 6 1 7, यानी यहाँ पे क्या है बेटा 7 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पे देखोगे तो 3 और 3 6, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी, यानी इस कंडीशन में तीनों कार्बोकेटाइन, चारों कार्बोकेटाइन क्या है बेटा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो वहां पे तुम क्या चेक करोगे कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किसमें ज़्यादा होगा, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा ये, फिर ये और सबसे कम ये। तो ये कंसेप्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन का। ठीक है, ये कंसेप्ट किसका है बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन का। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। उसी तरह अगर हम बात करेंगे ठीक, तो ये था बेटा क्या हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थे जो कि हमने आपको सामने रखा। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा मीजोमेरिक इफेक्ट, कि व्हाट इज द मीजोमेरिक इफेक्ट, ये होता क्या है। ठीक है, तो हेडिंग क्या पड़ेगा मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट, तो मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, इसके जस्ट बाद क्या है रेजोनेंस इफेक्ट, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, डिफरेंसेस क्या है कि रेजोनेंस के लिए क्या है, रेजोनेंस के लिए जो पाई बॉन्ड हो, यानी पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो +4 से -4 से डॉट से, यानी कि फ्री रेडिकल से या पाई इलेक्ट्रॉन से। जबकि मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करोगे तो यहाँ पर भी वही सेम कंसेप्ट है, कुछ ज़्यादा बेसिक डिफरेंसेस नहीं है। ठीक, ये शॉर्ट कॉन्जुगेशन भी हो सकता है,
यानी रिजोनेंस जो होता है वो एक दो कॉन्जुगेशन भी हो सकता है, इसमें थोड़ा कॉन्जुगेशन का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा लॉन्ग चेन में होता है। तो यहाँ पर भी देखोगे मेजोमेरिक इफेक्ट आल्सो नोन एज कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। यानी कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बताया था कि क्यूमुलेटिव डाइन, आइसोलेटेड डाइन और क्या कॉन्जुगेटेड डाइन। यानी कॉन्जुगेशन का मतलब कि डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल सिंगल डबल सिंगल। तो वहां पे क्या होगा? डबल सिंगल होने के कारण इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जाएगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो इस इफेक्ट को आल्सो नोन एज कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, जिसमें चैन में कॉन्जुगेशन हो, ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो, वहां पे ये ऑपरेट होता है, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे। ठीक है बेटा, दिस इज द मेसोमेरिक इफेक्ट जो कि हमने लिख दिया है आप यहाँ पे। तो ये क्या कह रहा है कि इसको कॉन्जुगेशन इफेक्ट बोलते हैं, और दिस इफेक्ट ऑपरेट इन मॉलिक्यूल हैविंग चैन कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन गेट डिलोकलाइज गिव एज टू नंबर ऑफ मेसोमेरिक स्ट्रक्चर। फिर कर अनलाइक इंडक्टिव इफेक्ट वेयर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर थ्रू सिग्मा बॉन्ड। यानी इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग किसके थ्रू हो रहा था? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। बट इन केस ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर थ्रू पाई बॉन्ड, यानी यहाँ पे पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। फिर करा कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात करोगे तो मॉलिक्यूल पोसेसेस सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन। एट अल्टरनेट पोजीशन पे क्या हो? अगर सिग्मा बॉन्ड हो और पाई बॉन्ड हो तो वहाँ पे क्या हो? कॉन्जुगेशन होगा। अगर सपोज करो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखो डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे भी क्या होगा? कॉन्जुगेशन होगा, यानी डबल सिंगल डबल, ठीक है। यानी पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड देन पाई बॉन्ड। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, अरे पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। तो सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा पाई इस तरह से अगर हो रहा है तो यहाँ पे देखो अगर ये है यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और ये क्या है बेटा? लोन पेयर भी है। यानी ये क्या है? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और ये क्या है? लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इनके बीच कॉन्जुगेशन होगा। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे फोर्थ की, जैसे बेंजीन रिंग ले लो, तो बेंजीन रिंग में क्या हो रहा है? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई का क्या है? कॉन्जुगेशन है। उसी तरह क्या करो? फॉर्मल्डिहाइड ले लो, यानी बेंजल्डिहाइड ले लो, ये है देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, तो ये भी इसके साथ क्या हो? सिग्मा पाई। तो ये क्या है? कॉन्जुगेशन में है, तो इसी को बोलते हैं क्या? कॉन्जुगेटेड सिस्टम, डबल सिंगल। ठीक है बेटा, तो ये है, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया। एक नोट लिखोगे, ठीक है, कि मेसोमेरिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। यहाँ पे लिखोगे मेसोमेरिक इफेक्ट इज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? डिस्टेंस डिपेंडेंट है, बट यहाँ पे कोई डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट सिंपल इफेक्ट होता है,
पाई कॉन्जुगेटेड यानी कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम से ऑपरेट होता है। ठीक है बेटा, तो ये है क्या, मेसोमेरिक इफेक्ट। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या देखेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करेंगे तो देखो क्या होता है। टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। तो टू टाइप्स होता है, टू टाइप्स है। प्लस एम इफेक्ट पहला, और दूसरा बात करोगे तो माइनस एम इफेक्ट। ठीक है बेटा, यानी प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। यदि प्लस एम इफेक्ट की बात करोगे ठीक है, तो प्लस एम इफेक्ट की अगर बात करें यहाँ पे फर्स्ट में, तो प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, it is an electron donating effect, electron donating effect in which pi electron or lone pair shifted away from the group, that is towards carbon chain। प्लस आई इफेक्ट का मतलब, प्लस एम इफेक्ट का मतलब वो जो ग्रुप होगा जिसके पास क्या हो, पाई इलेक्ट्रॉन हो या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, वो अपना इलेक्ट्रॉन चैन में देगा, तो उस तरह के इफेक्ट को बोलते हैं क्या बेटा, प्लस एम इफेक्ट। अगर बात करो प्लस एम इफेक्ट की, जैसे कि मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और ये NH2 ग्रुप है, इस पर लोन पेयर है। ठीक है, या X कोई मान लो, X कुछ भी हो सकता है, इस पर लोन पेयर है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराएगा, ये देगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। तो ये क्या है, प्लस एम इफेक्ट। ये चैन में क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो दिस इज द प्लस एम इफेक्ट। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें प्लस एम इफेक्ट की ऑर्डर की, अगर हम बात करें कि प्लस एम इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, ठीक है बेटा, तो प्लस एम इफेक्ट की अगर हम बात करें ग्रुप के रिस्पेक्ट में, तो सबसे ज़्यादा होगा ऑर्डर इसका, ऑर्डर की बात करें तो NH2 माइनस, फिर O का, ठीक है, NHR NR2 NHR NR2, ठीक है, नाइट्रोजन वाला कंपाउंड है NR3, ठीक है बेटा, ये सब क्या है, प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। फिर उधर OH OR OH OR NH COR
ठीक है, OR हो गया, pH हो गया, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ठीक है बेटा, तो ये है प्लस एम इफेक्ट। यदि हम बात करें प्लस एम इफेक्ट से क्या करेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन रिंग में देंगे या चैन लेंथ में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, तो वहाँ पे प्लस एम इफेक्ट होगा। सपोज करो यहाँ पे क्या है, ये ग्रुप अटैच है, तो इस पर क्या है बेटा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ शिफ्ट कराएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, यानी प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। उसी तरह इस अगर रिंग पे मान लो NH2 ग्रुप अटैच है, ये देखो ये NH2 ग्रुप अटैच है, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर यहाँ, फिर ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो इस तरह के शिफ्टिंग होगा। ये रिजोनेंस में आएंगे तो हम पूरा डिटेल बताएंगे कि शिफ्टिंग से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। उसी तरह अगर मान लो ये इसी रिंग पे ये वाला ग्रुप अटैच हो, NHCOR, तो ये लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में आएगा, इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में आएगा, यानी ये क्या कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है। उसी तरह हैलोजन की बात करोगे, हैलोजन में अगर बात करोगे यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, मान लो यहाँ पे फ्लोरीन अटैच है, ठीक है, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये इधर देगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर शिफ्ट होगा। तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं किस में, रिंग में या चैन में, तो दिस इज द प्लस एम इफेक्ट। ठीक है बेटा, इसी को बोलते हैं क्या, प्लस एम इफेक्ट। और ये क्या कर रहे हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप होने के मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में और बढ़ा रहे हैं, यानी कि हम बेंजीन रिंग की अगर बात करेंगे तो जितने भी प्लस एम इफेक्ट होते हैं वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट मतलब कि बेंजीन रिंग में ऑलरेडी क्या है, 3 पाई बॉन्ड है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है, और उसमें वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, यानी बेंजीन रिंग में और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो दैट इफेक्ट इज नोन एज एक्टिवेटिंग इफेक्ट। यानी उसको और एक्टिवेट करेंगे, उसके रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितने ज़्यादा बढ़ेगी उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये है प्लस एम इफेक्ट। अगर हम दूसरे बात करेंगे माइनस आई इफेक्ट की बात करो, दूसरा क्या होगा बेटा, माइनस आई इफेक्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, सेकेंड जो इफेक्ट है वो क्या है बेटा, माइनस आई इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट। सेकेंड जो होगा माइनस एम इफेक्ट। ठीक है बेटा, इट इज ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इट इज एन इलेक्ट्रॉन withdrawing effect. It is an electron withdrawing effect in which pi electron shifted toward the group, in which pi electron shifted towards the group attached to end of carbon chain और रिंग। ठीक है बेटा, इस कंडीशन की अगर बात करोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, जैसे मान लो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप अटैच है। ठीक है, मान लो ये ग्रुप अटैच है,
NO2 ग्रुप प्लस चार्ज है। अब क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा किससे, इस कार्बन से, और ये ऑक्सीजन की ज़्यादा, तो ये इधर खींचेगा, तो ये इधर खींचेगा, तो ये इधर खींचेगा। यानी चैन से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रहा है। जो इंड में ग्रुप लगा है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, किसके थ्रू, पाई बॉन्ड सिग्मा पाई सिग्मा। और इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था, ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग था, बट यहाँ पे सिग्मा और पाई का इन्वॉल्वमेंट है, और ये कॉन्जुगेशन में है तभी है। अगर यही सिस्टम अगर ऐसे रहता, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 NO माइनस, ये अगर सिस्टम रहता तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा, यानी अल्टरनेट में नहीं है, तो यहाँ पे एम इफेक्ट लगेगा ही नहीं। यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यानी डबल सिग्मा क्या होना चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन पे, यानी कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, तभी हमको क्या मिलेगा, प्लस एम या माइनस एम इफेक्ट मिलेगा। तो ये इस कंडीशन में नहीं शो करेगा, बिकॉज हियर देयर इज नो कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जहां भी कॉन्जुगेशन नहीं होगा वहां पे इफेक्ट नहीं ऑपरेट होगा, तो दिस इज अ माइनस एम इफेक्ट। ये क्या है बेटा, माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है, यानी रिंग से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर रहा है। जो ग्रुप अटैच है वो इलेक्ट्रॉन को अपने साइड पुल कर रहा है, सो इट इज कॉल्ड माइनस एम इफेक्ट। ठीक है बेटा। अब माइनस एम इफेक्ट की बात करोगे तो माइनस एम इफेक्ट का ऑर्डर की अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो होता है NO2 का, फिर साइनाइड का, ठीक है बेटा, फिर एल्डिहाइड का, फिर कीटोन का, ठीक है, फिर एसिटिक एनहाइड्राइड का, ये ऑर्डर होता है, फिर ईस्टर का, फिर एमाइड का, नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड का, देन एमाइड का, ठीक है, और उसके बाद एसीटेट आयन का। तो ये है क्या माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। तो ये ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, यानी सबसे ज़्यादा माइनस एम इफेक्ट, हमेशा माइनस आई दिमाग में आ रहा है। माइनस एम इफेक्ट NO2 CN का, एल्डिहाइड का, कीटोन, इस एनहाइड्राइड, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एमाइड, फिर एसीटेट। ठीक है बेटा। तो ये है क्या माइनस एम इफेक्ट का ऑर्डर। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे ये ग्रुप अटैच है, ठीक, तो ये क्या है COOH ग्रुप, ये वाला है, तो ये इधर खींचेगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा। यानी क्या हो रहा है, इस रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, यानी इस रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है, तो दिस इफेक्ट इज नोन एज डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट। यानी उस रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच रहा है, रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। तो ये सब जितने भी माइनस एम इफेक्ट होते हैं वो डीएक्टिवेट करते हैं, और जितने भी प्लस एम इफेक्ट वाले थे वो रिंग को एक्टिवेट करते हैं। तो ये दिमाग में बैठाना शुरू कर दो। अब रिजोनेंस का धीरे धीरे कंसेप्ट आने लगा है, यानी कि एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप डायरेक्ट पूछता है ऑप्शन में कि विच वन इज द एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड विच वन इज द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो वह जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करा है दैट इज द एक्टिवेटिंग ग्रुप, और वो कौन से होते हैं, प्लस एम इफेक्ट वाले। लेकिन वह जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं बेटा, खींच रहे हैं रिंग से या चैन से, तो क्या करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे। तो दैट ग्रुप इज नोन एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप।
उसी तरह अगर मान लो कोई भी एक ग्रुप अटैच है तो जितने भी ग्रुप अटैच होंगे वो क्या होंगे, डीएक्टिवेटिंग। अब तुमको लग रहा होगा ये CN कैसे है, तो CN है बेटा, तुम देखो यहाँ पे इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो C∧N है, ठीक है, ये C∧N है। तो कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा। तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है रिंग से, यानी इलेक्ट्रॉन को रिंग से खींचना, डीएक्टिवेट करना। तो यहां पे क्या किया है, रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। तो दिस ग्रुप इज आल्सो नोन एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और एक्टिवेटिंग ग्रुप का एप्लीकेशन कहाँ आएगा, जब हम इस बेंजीन रिंग का यानी कि हम एरोमेटिक सिस्टम का रिएक्शन पढ़ेंगे, वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल इसका कॉन्सेप्ट है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो रिएक्शन कैसे होगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो रिएक्शन कैसे होगा, वो वहाँ की बात है बेटा, ठीक है। तो ये एक दूसरे से कोरिलेटेड सब कुछ चल रहा है, आपको अब कोरिलेशन में चलना होगा। अगर आप कोरिलेट करके एक रिलेटिव स्टडी नहीं करते हो तो इंडिविजुअल आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक दूसरे को कोरिलेट करो, उससे कंसेप्ट निकालो और उस कंसेप्ट को अप्लाई करोगे, तुम्हारा आंसर 100% करेक्ट होगा, गलत होने का बिल्कुल ही वहां पे संभावना नहीं होगी। तो इस केस में देख रहे हो तो ये क्या कर रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो जो रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे, इसको और पुअर कर रहा है, इसकी रिएक्टिविटी को और डिक्रीज करेगा। तो ये है कंसेप्ट बेटा किसका, मेसोमेरिक इफेक्ट का। और मेसोमेरिक इफेक्ट का ब्रॉड बाइंड यानी कि ब्रॉड भाई क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट, जो कि जस्ट इसके बाद आने वाला है रेजोनेंस इफेक्ट। तो हम सबसे पहले यहां जानेंगे डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे, वहां पे देखे थे हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव का, अब हम देखेंगे क्या इंडक्टिव और मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या अंतर है। तो हेडिंग क्या रहेगा बेटा कि डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, क्या हेडिंग डलेगा बेटा, डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है बेटा, डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करोगे तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की और ये क्या बात करें मेसोमेरिक इफेक्ट की, तो फर्स्ट पॉइंट अगर बात करो, इट ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इट ऑपरेट थ्रू conjugated bond, conjugation system, that is sigma and pi bond. First point of difference, it involved
डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओनली, ठीक है। इट इन्वॉल्व्ड displacement of pi electron or lone pair of ठीक है। It is a distance dependent and vanishes after 3 and 4 कार्बन एटम, ठीक है। इट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, इट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट, it is distance independent effect and operate through end of कार्बन चेन। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो ये है क्या मीजोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट में डिफरेंस है। इसकी मेजोमेरिक इफेक्ट होता क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है इंडक्टिव में। तो मेजोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे आपके लिए रेजोनेंस इफेक्ट, कि रेजोनेंस इफेक्ट एक्चुअल में कहते किसको हैं और ये कहाँ कहाँ ऑपरेट होगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट देखेंगे, और रेजोनेंस इफेक्ट से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट है उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे, ठीक है बेटा। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अगर क्वेश्चन मिलता है तो इसको अभी हम लोग ठीक है बेटा। ये 2 क्वेश्चन है, देखो कह रहा है कि मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन कौन सा है, और इसमें बोल रहा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, ठीक है। तो मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन की स्टेबिलिटी किसके एक्सप्लेन करते हैं, तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाता है, और प्लस आई इफेक्ट घटाता है। कैसे घटाएगा बढ़ाएगा, तो देखो यहाँ पे पीएच CH2 है, ठीक है। यानी यहाँ पे बात करोगे तो यानी अगर इसका स्ट्रक्चर तुम लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, ये होगा, ये CH2 पे प्लस चार्ज, ठीक है, ये है। इस कंडीशन की अगर बात करोगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखोगे तो ये हो गया, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि मोस्ट स्टेबल कौन होगा, तो माइनस आई इफेक्ट जहाँ लगेगा, यानी कि ये किसी भी एटम पे क्या होना, चार्ज आना, यानी नेगेटिव चार्ज या प्लस चार्ज। अनस्टेबल, उसको चार्ज को घटाने वाला अगर ग्रुप अटैच होगा तो स्टेबल करेगा। तो घटाने वाला ग्रुप कौन सा है, देख रहे हो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे ये प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो माइनस आई इफेक्ट लगने के कारण ये वाला क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा, बिकॉज इस चार्ज को क्या कर रहा है, ये खींच रहा है इंडक्टिव के थ्रू, और जब इंडक्टिव के थ्रू इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पे चार्ज डिक्रीज कर जाएगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, तो मोस्ट स्टेबल ये हो जाएगा। और यदि पूछता लिस्ट स्टेबल कौन सा होगा, तो लिस्ट स्टेबल प्लस वाई इफेक्ट वाला होगा। प्लस आई इफेक्ट दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ाएगा, उसको और अनस्टेबल करेगा। इस कंडीशन की बात करोगे
तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन यानी कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी क्या होता है, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी की बात करोगे, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी की बात करोगे तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट है। और कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन और +I इफेक्ट देखते हैं, तो +I इफेक्ट देख लो किसमें ज़्यादा है, तो यहाँ पे -I इफेक्ट लग रहा है और बढ़ाएगा प्लस चार्ज को, हाईली अनस्टेबल होगा। बट यहाँ पे क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देकर इस प्लस चार्ज को क्या करेगा, सप्रेस करेगा, और जब सप्रेस करेगा तो क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, ये, और लिस्ट स्टेबल की बात करोगे तो ये हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि आपको प्रैक्टिस करना है, यानी कि +I इफेक्ट और -I इफेक्ट लगाकर आपको इसको आंसर देना है। +I इफेक्ट यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट किसका, कार्बेनाइन की, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट कार्बोकेटाइन की। तो ये कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन थे जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है बेटा वो बहुत बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर यहीं क्लोज होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे रेजोनेंस क्या होता है और रेजोनेंस का कंसेप्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह आपको रेजोनेंस मिलेगा। ठीक है, जितने भी रिएक्शन आएगा वहाँ पर रेजोनेंस का कंसेप्ट आता है, तो आप उसको अच्छे से याद करिएगा, पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा। ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। ओके, बाय बाय।